पिछले क्लास में अपन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख रहे थे और उनमें पहले क्षेत्र की बात चल रही थी, प्राथमिक क्षेत्रक की बात चल रही थी। और प्राथमिक क्षेत्रक में अपन ने देखा था कि इसे कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। अपन ने देखा था कि प्रकृति अपने को जो कुछ भी देती है उसको भूमि में शामिल किया जाता है। फल, फूल, सब्जी, अनाज, लकड़ी, औषधि, वन संपदा, पशु संपदा, खनिज संपदा, हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, धूप, छाया, सब कुछ लिख दिया था अपन ने। यहां तक हो गया था। इन्हें भूमि में शामिल किया जाता है, ऐसा मैंने लिखवा दिया था। हो गया था। आगे लिखिए आप, आगे लिखिए, भूमि को प्राप्त करने से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, भूमि को प्राप्त करने से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, भूमि को प्राप्त करने से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, भूमि को प्राप्त करने से संबंधित आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। 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 लिख दिया जी। क्या इसको अपन कृषि क्षेत्रक बोल सकते हैं? क्या शामिल होता है देखो इसमें, कृषि, कृषि की सहायक क्रियाएं और खनन, ये तीन एक्टिविटी इसमें शामिल होते हैं। कृषि की सहायक क्रियाएं और खनन। कृषि में जानते हो आप सब, कृषि की सहायक क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है ये देख लो आप। इसमें पशुपालन, अब पशुपालन लिखते ही आप समझ जाओगे साहब, जितने भी जानवर पालन है सारे आ गए, चाहे वो मछली पालन है, मत्स्य पालन है, चाहे वो मुर्गी पालन है, चाहे वो, आई नो दैट यू नो बेटर देन मी, आप मेरे से बेहतर जानते हो कौन कौन से हैं, है ना। चाहे सुअर पालन ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। दुग्ध उत्पादन भी इसी में शामिल होता है, दूध प्राप्त करना, ये भी पशुपालन का ही एक अभिन्न अंग है। अच्छा, पशुपालन हो गया। उसके बाद वानिकी, फॉरेस्ट्री, जंगलों से लकड़ियां, औषधियां प्राप्त करने की क्रियाएं। और पशुपालन आ गया, वानिकी आ गया, और आप एक दुग्ध उत्पादन भी लिख सकते हो। दुग्ध उत्पादन लिख दो, अंडा उत्पादन लिख दो, ये सारे भी इसी में आते हैं। ये जितने भी गतिविधियां हैं किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में या कृषि क्षेत्रक में। अभी इसी साल यूपीएससी में, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, सुमेलित करना था कि कौन सी गतिविधि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं फिर बता रहा हूं, पृथ्वी से, भूमि के रूप में जो कुछ भी मिलता है, प्रकृति से जो कुछ भी मिलता है, डायरेक्ट उसको प्राप्त करने से संबंधित गतिविधियां किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? लिख लीजिए, लिख लीजिए। कृषि की सहायक क्रियाएं और खनन। कृषि की सहायक क्रियाओं में क्या क्या आता है? पशुपालन आ गए, वानिकी आ गया, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन आ गया। मतलब आप जो काम नहीं कर सकते, केवल प्रकृति कर सकती है,
वहां से जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। क्लियर? से ऊन, ऊन प्राप्त करना है, अंडा उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, मांस उत्पादन हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तुम नहीं बना सकते उनमें से एक भी चीज। हाँ, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया हूबहू उसी फॉर्म में प्राप्त करना प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। कोई दिक्कत है जी यहां तक? पक्का? हाँ मैडम साहिबा, कोई दिक्कत है जी? पक्का नहीं है? आगे चलो, छाप दो, फटाफट छापो, इसको उतारो, मिटा दूं, कर दूं पार्टियों साफ? महेश जी को, महेश जी को, चलो अब देखो, 2 नंबर डालकर लिखिए, द्वितीय क्षेत्रक। इसे उद्योग क्षेत्रक या निर्माण व विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। इसे उद्योग क्षेत्रक या निर्माण व विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्रक इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग क्षेत्रक इंडस्ट्रियल सेक्टर, निर्माण व विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। निर्माण व विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। यह है भाई सारे देवी देवताओं को भोग, प्रसाद ग्रहण खाली मेरे जैसे जो भगत लोग होते हैं वो करते हैं, भगवानों को केवल भोग लगाया जाता है। आप सब भगवान हो, ऐसा मैंने साबित किया है पहले। हाँ जी, ये लिख दिया। अब सुन लो, प्रकृति ने अपने को जो कुछ भी दिया उसमें उपयोगिता बहुत कम थी। एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, सुन लेना एक बार, एक शब्द यूज कर रहा हूं, उपयोगिता। यूटिलिटी होती क्या, सुन लो एक बार। कत्तोक मजो आयो, कितना मजा आया, कितना आनंद मिला, उसको उपयोगिता कहते हैं। ये आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी में टॉपिक है, खूब डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा ये पढ़ेंगे तो। कत्तोक मजो 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 आयो, कैपा में देखो तो मजो आयो है ना, तो वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो मजो आवेगा ही ना। उपयोगिता मतलब कितना का आनंद मिल रहा है। किसी भी वस्तु का यूज कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, तो उससे आपको कितना का आनंद मिल रहा है, उसको बोलते हैं उपयोगिता। बात समझ में आ गई? प्रकृति ने अपने को जो कुछ भी दिया निःशुल्क तो दिया, लेकिन उसमें उपयोगिता बहुत कम थी। आप गेहूं किसने दिया? प्रकृति ने। आपने कभी गेहूं चबाए हैं? गेहूं खाए हैं आपने? सबने चबाए हैं, कोई ना कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सबने चबाए हैं, चबाते गए चबाते गए चबाते गए, च्युइंगम बन गया था, याद करो। मजा आया ना? मजा आता तो दोबारा चबाते, फिर च्युइंगम लेने बाजार क्यों जाते? उसी से च्युइंगम बना लेते। मजा नहीं आया। पेट भरा ना? भूख शांत हुई ना? आवश्यकता की तीव्रता में कमी नहीं आई ना? भूख शांत नहीं हुई ना? भोजन की आवश्यकता थी, उसकी तीव्रता में कमी नहीं आई क्योंकि भूख शांत नहीं हुई, मजा नहीं आया। तो प्रकृति ने दिया उसको हूबहू यूटिलाइज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। उसमें उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्रक में आता है। वो किस में आता है जी? वो सेकेंडरी में आता है, इसमें आता है। प्रकृति ने लकड़ी दी, पेड़ का तना दिया, क्या उससे मजा आया? ना। फिर उसको जंगल से बाजार लेके आए, उसकी चिराई करी, उससे फर्नीचर बनाया, सोफा बना दिया, अब मजा आ रहा है ना उस पर बैठते हो तो। गेहूं प्रकृति ने दिया, मजा नहीं आ रहा, उपयोगिता कम है,
गेहूं को आटा बनाया, आटे से पूड़ी, रोटी और पराठे बनाए। मजा आ रहा है ना अब? यानी कि गेहूं से मैदा बनाया, मैदा से ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट बनाए। मजा आ रहा है? मजा बढ़ रहा है उसका? सेम चीज में प्रोसेस करके प्रकृति ने जो कुछ भी दिया उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग में कर लेते हुए, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त पदार्थों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हुए और उनमें उपयोगिता बढ़ाने का जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं उत्पादन, और इन गतिविधियों को शामिल किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। इज दिस क्लियर? नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों, ब्रैकेट में लिखो भूमि, क्या कहते हैं उनको? अभी लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, भूमि ब्रैकेट बंद, में उपयोगिता बहुत कम होती है, में उपयोगिता बहुत कम होती है, उपयोगिता बहुत कम होती है। इनकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु, इनकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु, बढ़ाने हेतु इन्हें कच्चे माल के रूप में, कच्चा माल जानते हो ना, रॉ मटेरियल। भाई ब्रेड का रॉ मटेरियल क्या है? मैदा, मैदा का रॉ मटेरियल क्या है? रोटी, गेहूं। तो गेहूं हो गया ना। क्या क्या लिखा आपने? इन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हुए जो गतिविधियां की जाती हैं, जो गतिविधियां की जाती हैं उन्हें किसमें? द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत है जी? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? इसमें क्या क्या होगा? गेहूं से आटा बनाया, मैदा बनाई, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, रोटी, पूड़ी, पराठे बनाए। ये पूरी प्रोसेस गेहूं प्राप्त करना प्राथमिक में, गेहूं से ब्रेड, टोस्ट, रोटी, बिस्किट बनाने तक की गतिविधि द्वितीयक में। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है आपको? आपने नीचे से खनन किया, खनिज प्राप्त किया प्राथमिक में, फिर उसका शोध कर लिया, उसको अलग अलग आपने लोहा बनाया, लोहे से फिर आप ये गाटर बना रहे हो या फिर रोड बना रहे हो या ब्रिज बना रहे हो, ये किस में आएगा? सेकेंडरी में। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? प्रकृति ने जो कुछ भी दिया उसको प्राप्त करने से संबंधित गतिविधियां प्राथमिक में, और उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हुए उनमें उपयोगिता बढ़ाने से संबंधित गतिविधियां द्वितीय क्षेत्रक में। इज दिस क्लियर? अब द्वितीय क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? तो लिखिए, आप लिखिए, सभी औद्योगिक इकाइयों में होने वाली गतिविधियां, सभी औद्योगिक इकाइयों में होने वाली गतिविधियां, क्लियर? सभी इंडस्ट्रीज किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर है ना, किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। और हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, माइनिंग हो गया, मिल्किंग हो गया, है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, वानिकी हो गया, ये सब किस में आता है? प्राइमरी में। प्रकृति जो दे रही है उसको लेना, प्राइमरी। फिर जो लिया उसको प्रोसेस करके उसमें यूटिलिटी बढ़ाना, सेकेंडरी। क्लियर? पक्का? अब देखो नीचे लिखिए आप, तृतीयक, टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्रक,
टर्सरी सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्रक या गौण क्षेत्रक भी कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्रक या गौण क्षेत्रक भी कहते हैं। गौण क्षेत्रक भी कहते हैं। लिख दिया। देखो, मैं कुछ सेवाओं के नाम लिखता हूं, आप समझना इन चीजों को। मैं कहता हूं यातायात, कौन सा, या परिवहन लिख दो, या परिवहन, बीमा, बैंकिंग, सूचना, संचार, व्यापार, वाणिज्य, भंडारण। भंडारण जानते हो ना, स्टोरेज करना किसी चीज का, उत्पादन के बाद जब तक वो बिके नहीं तब तक उसको स्टोर करके रखना, स्टोरेज। वाणिज्य जानते हो आप, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं वाणिज्य होती हैं। व्यापार जानते हो, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना व्यापार होता है, ठीक है ना। होटल, उसके बाद में अपन कह सकते हैं विज्ञापन, विपणन। विपणन जानते हो, मार्केटिंग। मार्केटिंग, ये जो सेवाएं मैंने लिखी, एक बात बताओ, क्या प्राथमिक क्षेत्र को इन सेवाओं की जरूरत नहीं होती है? होती है। बीज खरीदने के लिए क्या चाहिए? बैंकिंग, ऋण वगैरह के लिए। पैसे ज़्यादा हैं तो बैंक में जमा करवाने हैं, ऋण की ज़रूरत है तो बैंक से उधार लेना है। क्लियर। बीमा फसलों का भी होता है, पशुधन का भी होता है, सबका बीमा होता है, तो बीमा हो गया। अच्छा, यातायात परिवहन, गेहूं कहाँ उत्पादन हुआ? खेत में। और फ्लोर मिल कहाँ लगी हुई है? शहर में। खेत से शहर तक गेहूं लाने के लिए यातायात परिवहन की जरूरत पड़ेगी। भाव कहाँ क्या है? सूचना संचार की, व्यापार की, वाणिज्य की, भंडारण की, होटल की, विज्ञापन की, वितरण की, हर चीज की जरूरत प्राथमिक क्षेत्रक को भी पड़ती है और द्वितीयक क्षेत्रक को भी पड़ती है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, दोनों में की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनको जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं, वो सारी की सारी सेवाएं किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। लिखिए, प्राथमिक, प्राथमिक तथा प्राथमिक तथा प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इन्हें दी जाने वाली सेवाएं किसमें? तृतीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती है। लिख दिया। तृतीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती है, लिख दिया। जैसे 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 यातायात परिवहन, यातायात परिवहन, बीमा बैंकिंग, बीमा बैंकिंग, सूचना संचार, सूचना संचार, संचार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य,
होटल, होटल, भंडारण, विज्ञापन, भंडारण, विज्ञापन, वितरण या विपणन, विपणन, विपणन आदि आदि। मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग। देखो उत्पादन हो गया ना, सबसे पहले ये सोचना कि उत्पादन किस चीज का करना है, मार्केट में सर्वे करवाना कौन सी चीज की जरूरत है। फिर उत्पादन हो गया, उसको लोगों तक पहुंचाना, पहुंचा दिया, उसके बाद भी उनको जैसे वारंटी वगैरह है, उनकी रिपेयरिंग वगैरह, वो सारी चीजें किस में आती है, मार्केटिंग में आती है। इज दिस क्लियर? डिस्काउंट देना है, छूट देना है, एक के साथ एक फ्री देना है, समझ रहे हो मेरी बात, वो किस में आता है, मार्केटिंग में। इज दिस क्लियर? तो ये सारी गतिविधियां किस में आती है, टर्सरी सेक्टर में आती है, तृतीयक क्षेत्र में आती है। अब देखो दो उपक्षेत्र और होते हैं, दो उपक्षेत्र और होते हैं, चतुर्थक और पंचम। लिखिए, लिखिए, अर्थव्यवस्था के दो उपक्षेत्र, अर्थव्यवस्था के दो उपक्षेत्र, सबसेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सबसेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के दो उपक्षेत्र, उपक्षेत्र, उपक्षेत्रक, उप के आगे कै नहीं लगता, उपक नहीं होता, उपक्षेत्रक, उप अर्थव्यवस्था के दो उपक्षेत्रक, सबसेक्टर्स, है ना, लिख दिया। अब ध्यान से देखना, एक होता है चतुर्थक और एक होता है पंचम। तो लिखिए चतुर्थक क्षेत्रक, तीन तो वो हो गए थे, ये चौथा है चतुर्थक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक लिख दिया। सुन लो एक बार, स्किल बढ़ाने के लिए, ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल आदि बढ़ाने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं वो किस में आती हैं, चतुर्थक में आती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो लिखिए इसमें ज्ञान, ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान, शिक्षा, साक्षरता, साक्षरता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, स्किल्स कर दो आगे, स्किल्स, SKILLS, स्किल्स, स्किल्स आदि से संबंधित सेवाएं, आदि से संबंधित सेवाएं चतुर्थक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं, आदि से संबंधित सेवाएं चतुर्थक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं, में शामिल की जाती है। कोई दिक्कत है जी यहां तक? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? इसमें लिख दो शैक्षणिक संस्थान, जैसे शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए ना, शैक्षणिक संस्थान कॉमा स्कूल या विद्यालय कर दो, कॉलेज, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लिख दिया। अभी इसी बजट में एक शब्द उभर कर आया कि हम इतने लोगों को और इंटर्नशिप करवाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, और इंटर्नशिप करवाएंगे। याद है आपको? कुछ बजट में बोला गया था कि 5000 जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनमें हम लोग और इतने लोगों को, कितने करोड़ लोगों को और इंटर्नशिप देंगे। वो क्या है?
वो एक कार्य सीखने का अवसर। देखो दो भारत में जो है मतलब शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, इसको यूं समझो कि गांव में जो सिस्टम रहता है वो अलग रहता है, शहर का सिस्टम अलग रहता है। गांव में ब्राह्मण के घर पे छोटा बच्चा पैदा होगा, देखो बच्चे सबके घर पे छोटे ही पैदा होते हैं, सबके घर पे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सुनो। जैसे मान लो आप में से कोई खाती है, जांगीड़ है, कारपेंटर का काम करने वाला कोई फैमिली है, क्या बोलते हैं आप इधर, खाती, सुथार, कोई सुथार फैमिली से है, उनके घर पे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर वो 4-6 महीने का होता है, घुटनों के बल दौड़ने लगता है, और वो दौड़ता दौड़ता घर आंगन से बाहर निकलकर मिट्टी में जाता है, और फिर वो उधर कारखाने की तरफ जाता है जिधर उसके पापा काम कर रहे होते हैं। पापा 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 मैं करता करता उधर जाता है, हथौड़ी उठाएगा, कभी कील हथौड़ी पे, कभी हथौड़ी कील पे मारता है। वहाँ से शुरुआत होती है समझना। फिर वो 6-7 साल का होगा, 8-10 साल का होगा, वहाँ तक वो परफेक्ट कील को सीधा ठोकने लग जाएगा, लकड़ी को सीधा जोड़ने लग जाएगा। क्यों? ट्रेनिंग हुआ उसका। गांव में ऐसा होता है, शहरों में ऐसा नहीं होता। आजकल के जो लेटेस्ट वर्जन की जो मम्मियां हैं, फुल्ली मॉडर्न, हाईली एक्टिवेटेड, जो लेटेस्ट वर्जन की फुल्ली मॉडर्न मम्मियां हैं, ये फिर बच्चा उधर जाता है ना घुटनों के दम पे दौड़ता हुआ, तो पता है क्या कहते हैं, नहीं नहीं बेटा उधर नहीं जाने का, उधर जम्स लग जाएंगे, उधर मिट्टी है उधर, ऐसा होता है ना, तो उधर जाने नहीं देती, उधर जाने नहीं देती, तो फिर वो स्कूल में जाता है, पढ़ता है, फिर डिग्री मिल जाती है, अगर नौकरी नहीं मिली तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर वो बेरोजगार हो जाएगा। उसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्यों? उसने अपने हाथ का काम नहीं सीखा, उसने शिक्षा तो ली लेकिन रोजगारोन्मुखी शिक्षा नहीं ली, उसने जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं लिया। गांव में जो ब्राह्मण के घर पे बच्चा जन्म लेता है तो उसको बिल्कुल छोटे से सिखाया जाता है कि तुम नाक बंद करके गले से बोलना, संस्कृत निकलेगी। फिर वो बोलता है हरि ओम पवित्र पुंडरीकाक्षम सभ्यंत्री ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ, ओ है ना, ऐसे सिखाया जाता है। ऐसे हम गणनंद्वा गणपति महामहे नीलांद्वा निधिपति महामहे प्रियनांद्वा प्रियपति महामहे वशो मम आहम जानी गब्दम जासी गब्दम श्रीमन महागणाधिपति आवियामि स्थापयामि पूजयामि। समझ में नहीं आना चाहिए किसी के, सिखाया जाता है उसको, है ना। ये मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एला लोंगादि कर्पूताऊं लाग पुगी फलम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, वो नाम सबके समझ में आना चाहिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, फलम च फ्रूटम समर्पयामि। बस बोलते हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलो, चाहे फलम च फ्रूटम बोलो तो बोलो, समझ में नहीं आना चाहिए, बस पकड़ में नहीं है। अब वो बच्चा अगर उसका नौकरी नहीं लगेगा तो भी वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आराम से अपना जीविकोपार्जन चला लेगा, है ना। बस यही चीज मैं बता रहा था। शहरों की पढ़ाई अलग होती है। शहर में बच्चा, आप में से कोई शहर से है? एक आधा है, तो यही तो हमने पूछा, कोई शहर से है क्या? शहर से हो, ठीक, 2-4 तो हो, ठीक है। देखो शहर में क्या होता है कि शहर में बच्चा पढ़ के आते ही पूछते हैं क्या पढ़ के आया, बोले आज बोले 8 पीरियड में 8 सब्जेक्ट पढ़े। ओ बाप रे, 8 सब्जेक्ट पढ़े। बोले क्या क्या पढ़ा? बोले सबसे पहले गणित पढ़ा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर बताया, बोले 1 बटा साइन करते कोसेक आ जाएगा, साइन बटा कोस करते ही टेन आ जाएगा, कोट करना तो कोस बटा साइन करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, पढ़ा दिया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। फिर बोले साइंस पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा? बोले नमक 3 प्रकार का होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na2SO4 और Na2S, 3 तरह का नमक होता है। सोडियम क्लोराइड खाने के योग्य नमक होता है, सोडियम सल्फेट होता है खाने के अयोग्य होता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में आता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है, जिसको यूरिया बोलते हैं। और ये राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स कोटा में बनाई जाती है। और तीसरा होता है सोडियम सल्फाइड, जो खाने में के अयोग्य होता है, जहरीला नहीं होता है, फिर भी खाने के अयोग्य होता है, और वो
मतलब रंगों को अलग अलग करने के काम में लिया जाता है। नमक 3 प्रकार का होता है, ये पढ़ किया है। फिर बोले हिंदी पढ़ा। हिंदी में क्या पढ़ा? हिंदी में पढ़ा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में प्रसंबोधन। अरे ओ ए। फिर संस्कृत पढ़ा। संस्कृत में अहम आऊं वयम तैम यम यम सतवते साते तातते तानी तानी फलानी अति मधुरानी। संस्कृत पढ़ी, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ा जो गांव वालों ने पढ़ा, जो मैंने संस्कृत बोलना सीखा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो नहीं पढ़ा ना, इसको बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगर उसने वो पढ़ लिया होता, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन ले लिया होता, हाथ का काम सीख लिया होता, अपना हुनर सीख लिया होता, तो बेरोजगारी नहीं होती ना। ठीक है, तो उसके लिए जो सेवाएं दी जाती हैं वो आती हैं चतुर्थ के क्षेत्रक में। मेरी बात समझ में आ रही है पूरी? ज्ञान, शिक्षा, ट्रेनिंग, जो भी इंटर्नशिप जो भी होता है वो सारा किस में आता है? चतुर्थ। अब लिखिए पंचम क्षेत्रक। पंचम क्षेत्रक, पंचम क्षेत्रक। सुन लो, डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो सेवाएं दी जाती है, डिसीजन मेकिंग, निर्णयन से संबंधित, निर्णय लेने से संबंधित। देखो ध्यान से सुनना, कई वर्ग होते हैं व्यवसाय में और कहीं भी। एक होता है निर्णय लेने वाला, दूसरा होता है उसको लागू करने वाला, और तीसरा होता है वो लागू करने वाला किन के माध्यम से लागू करवाता है। ऊपर ही ऊपर हायर अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेती है, जिसको आप प्रधानमंत्री बोल सकते हो, मंत्रिमंडल बोल सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर उनको लागू किया जाता है, लागू करवाने वाले होते हैं और फिर लागू करने वाले होते हैं। जैसे एक कंपनी में डिसीजन लिया कि फलानी वस्तु का उत्पादन करेंगे, और उस देखो जैसे मान लो यहाँ इंस्टीट्यूट की बात करें कि यहाँ हम शिक्षक भर्ती चलाएंगे, ये निर्णय लिया, ये निर्णय से संबंधित सेवाएं हो गई। निर्णय किसने लिया? निर्णय कोई सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमडी होगा, एमडी होगा, कंपनी का डायरेक्टर होगा, वो निर्णय लेंगे। क्लियर? उनको लागू कौन करवाएगा? मैनेजर होगा, मैनेजमेंट के लोग उसको लागू करवाएंगे। लागू करेगा कौन? जो लेबर होगा वो उसको लागू करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो निर्णय से संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो किस में आती हैं? पंचम क्षेत्रक में। अब सरकार के क्षेत्र में चले जाओगे तो प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, और उसके बाद में मुख्यमंत्री हो गया, राज्य का मंत्रिमंडल हो गया। समझ में आ रही? ये डिसीजन लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गए, अपने लेवल पे डिसीजन लेना होता है, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं उनको, वो हो गए, तो डिसीजन लेते हैं। प्राइवेट कंपनियों में एमडी हो गया, सीएमडी हो गया, सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया। सभी डायरेक्टरों को सामूहिक रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, निदेशक मंडल बोलते हैं, वो हो गया। ये सब निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने से संबंधित गतिविधियां किसमें शामिल होती हैं? पंचम क्षेत्रक में। लिखिए लिखिए निर्णयन, निर्णयन लिख दिया, निर्णयन, निर्णयन ब्रैकेट में लिखो, निर्णय लेने, निर्णय लेने, निर्णयन मतलब निर्णय लेना है ना, निर्णय लेने ब्रैकेट बंद से संबंधित गतिविधियां, निर्णयन से संबंधित गतिविधियां, से संबंधित गतिविधियां, गतिविधियां पंचम क्षेत्रक में शामिल होती है, पंचम क्षेत्रक में शामिल होती है, क्षेत्रक में शामिल होती है। लिख दिया? लिखिए जैसे, जैसे राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, कौमा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल,
लिख दिया। नीचे लिखे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और नीचे लिख दो ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स आदि। ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? ये कौन होते हैं? मतलब जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, जो देश को चलाते हैं। वास्तव में आप क्या सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज शाम को 8 बजे मिलते हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश शाम को 8 बजे। फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं और आके कहते हैं भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं आगे नहीं बंद हो जाएंगे। वो प्रधानमंत्री जी हैं, नहीं बोल सकते ऐसा। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या बोला उन्होंने? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब है वो मुद्रा जिसकी स्वीकार्यता की कानूनन बाध्यता हो, जिसकी स्वीकार्यता की कानूनन बाध्यता हो, लीगल ऑब्लिगेंस हो। समझ में आ रही है मेरी बात? कि आपको भुगतान स्वीकार करना ही पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते। अगर कोई आपको नोट में भुगतान करता है, 100 रुपए का नोट देता है, आप मना कर सकते हो क्या कि नहीं लोगे? आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि मना करने का मतलब है कि आपने देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था आरबीआई के आदेशों का उल्लंघन कर दिया, देश की सरकार का उल्लंघन कर दिया। राजद्रोह है ये। आजकल तो देशद्रोह कर दिया ना, देशद्रोह है ये। समझ में आ रही है मेरी बात? आप मना नहीं कर सकते, लीगल ऑब्लिगेंस है। यानी कि जिस मुद्रा में भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता होती है उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे 500 1000 रुपए के नोट। क्या मोदी जी ने बोली ये बात? मान लो, एक सेकंड सुनना, मान लो मैं ऐसे कर लूं कि ये कर दिया और फिर यहां बोलूं और वहां से आवाज निकले, इसका मतलब वो स्पीकर बोल रहा है क्या? बोल तो मैं रहा हूं। तो मोदी जी यहां खड़े होके मोदी जी के मुंह से आवाज निकले तो क्या मोदी जी बोल रहे? ना, कोई पीछे से उनको कह रहा है। देश कौन चलाता है? देश प्रधानमंत्री चलाता है? नहीं, देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। कौन चलाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बनते ही उन्होंने एक आदमी को बुलाया, उसका नाम था अनिल छिब्बर। क्या नाम था? सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। अनिल छिब्बर साहब को बुलाया और कहा कि साहब पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से बनती आ रही है। 51 से 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। 51, 56, 61, 66, 69, 74, 79, 80, 85, 90, 95, 90, 92, 97, 2, 7, 12, 17। 51, 56, 61, 66, 69, 74, 79, 80, 85, 90, 92, 97, 2, 7, 12, 17 ये पंचवर्षीय योजनाएं बनी। तो अनिल छिब्बर को कहा कि आगे भी जरूरी है क्या ये बनाए? अनिल छिब्बर ने कहा साहब मुझे एक अलग ऑफिस दो, मैं वहाँ बैठूंगा, सोचूंगा, फिर बताऊंगा। उन्होंने अलग ऑफिस दिया और उस ऑफिस का नाम रखा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय। और इसका क्या बना दिया? इस कार्यालय का महानिदेशक बना दिया डायरेक्टर जनरल। किसको? अनिल छिब्बर को। और कहा ये ले ऑफिस, बैठ, सोच। 2.5 महीने बाद में आया ये बाहर, आके प्रधानमंत्री जी के कान में बोला साहब एक काम करो, इस योजना आयोग को बंद कर दो, इसकी जगह नीति आयोग खोल दो। समझना पूरी प्रोसेस को, नीति आयोग की स्थापना कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा यार बावड़ी बैकी बैकी बातें क्यों कर रहा है? बोले नहीं साहब मैं बैकी बैकी बातें नहीं कर रहा। एक बात बताओ, 1950 में जो स्थिति थी वही स्थिति आज है क्या? बोले ना, 50 में तो यहाँ थे, आज कम से कम यहाँ तो आ गए। तो
तो बोले फिर वो का वो सिस्टम आज कैसे लागू हो सकता है? समझ में आ रही है मेरी बात? जब 50 में स्थिति वो थी तब पंचवर्षीय योजनाएं लागू करी, आज तो स्थिति यहां आ गई तो यहां सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो बोले आप योजना आयोग बंद कर दो और नीति आयोग की स्थापना कर दो। इसने कहा मोदी जी को। मोदी जी आए 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर, झंडा फहराया, फिर क्या कहा, मैं घोषणा करता हूं कि 31 दिसंबर को योजना आयोग का समापन कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना कर देंगे। तो क्या मोदी जी ने बोली ये बात? किसने बोली? समझ में आ रही है मेरी बात? तो डिसीजन वास्तव में लेने वाला कौन है? ये तो मोहर लगाते हैं ऊपर, वास्तव में डिसीजन लेता कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि विकसित भारत 2047। मोदी जी को क्या पता अर्थशास्त्र क्या होती है? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। उनको पता है कि अर्थशास्त्र क्या होती है, ये रोजगार कैसे बढ़ेगा, आय कैसे बढ़ेगी, कौन बताता है? वो जो पीछे बैठे ना, वो जो देखो, ये कलेक्टर, आपने नाम सुना हो ना, कलेक्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर है ना, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है ना, 22-23 साल की उम्र में जो आईएएस बन जाता है, उसके बाद वो प्रमोशन पे प्रमोशन लेकर वो पहुंच जाता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव भारत सरकार। उसके सामने जो जो कलेक्टर होता है ना, वो उसके बच्चे के 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 बच्चे जितना ही होता है वो। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? उसकी औकात उतनी होती है। आईएएस बनते हैं उसको कहते हैं जा डिस्ट्रिक्ट जिला खेल, अभी जिले में जा, जिले को संभाल, तेरी हैसियत इतनी ही है। फिर प्रमोशन करते हैं, फिर और प्रमोशन, लास्ट में जाकर क्या बनता है? वो 58-60 साल का होता है तब। जो 22-23 साल की उम्र में आईएएस बन गया वो 58-60 साल का होगा तब क्या बनेगा? सेक्रेटरी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर वो अपने ऑफिस में बैठता है, फिर प्रधानमंत्री जी पूछते हैं आ जाऊं के? वो कहता है नहीं, काम में लगा हुआ हूं। फिर वो वापस कह रहा है अब आ जाओ। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो मैंने बोला था इस बारे में सोचा क्या? हाँ सोचा, ये रिपोर्ट तैयार करिए, ले लो। फिर वो बाहर आके कहते हैं हाँ भाई दोस्तों। डिसीजन कहाँ से लिया जाता है बताओ? प्रैक्टिकल सोच के बताओ। डिसीजन वहीं से लिया जाता है। देखो मेरे घर में बोलता तो मैं हूं, लेकिन मैं बोलता हूं, मेरे को कोई भी पूछता है तो मैं बोलता कब हूं? मैं बाद में बोलता हूं। पहले घर पे अंदर जाता हूं, फिर बाहर आता हूं, फिर बोलता हूं। तो डिसीजन किसने लिया? डिसीजन दीवार के उधर हो रहा है, डिसीजन दीवार के उधर, पर्दे के पार हो रहा है डिसीजन। देखो सोचिए अब आपकी ऐसी हो गई तो मैं क्या करूं? मैं मेरे पिताजी की बात कर रहा हूं, मेरे घर में वो लेते हैं डिसीजन, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। आपकी सोच ऐसी हो गई तो मैं क्या करूं बताओ? अब तुम हर मामले में अपने आप को अहमियत देने लग जाती हो, बताओ। तो डिसीजन वहां से होता है। तो डिसीजन मेकिंग की जो जितनी भी सर्विसेज हैं ये ब्यूरोक्रेट से होती है। ये जो फिर उसके ऊपर लास्ट मोहर कौन लगाता है? ये प्रधानमंत्री लगाते हैं, मंत्रिमंडल लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं, ये सब होता है। तो ये सारी की सारी गतिविधियां किसमें आएंगी? पंचम क्षेत्रक में शामिल होंगी। इज दिस क्लियर? पक्का? अब देखो क्षेत्रक बांट दिए कितने? 3। अब ध्यान से देखना, एक देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी उत्पादन होता है देश के अंदर, समझना इस चीज को, इसमें पहले आधा उत्पादन तो कृषि क्षेत्र का था। आजादी के समय की बात कर रहा हूं। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? लगभग 55% था, 50% से ज्यादा, 54 पॉइंट कुछ परसेंट था। समझना इस चीज को। आज ये कम होता होता और 20% से कम में आ गया। सेवा क्षेत्र का योगदान जो सबसे कम था, ये बढ़कर कितना आ गया? अकेले का 50% के लगभग आ गया। और उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 20 से ऊपर, 20-25 के बीच में था, लगभग उतना ही आज बना हुआ है। समझना इन चीजों को। आज 28-29 हो गया। तो कृषि क्षेत्र का योगदान आजादी के समय सबसे ज्यादा था, लगभग 50% था। वर्तमान में देखा जाए तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का योगदान है। बाकी दोनों कृषि और उद्योग, इन दोनों के लगभग बराबर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो पहला एरो डालकर लिखो, जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान। जीडीपी में
क्षेत्रवार योगदान, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ द कंट्री, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान, जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ द नेशन या इन जीडीपी, जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान इन जीडीपी। इज दिस क्लियर? जीडीपी में किसका योगदान है, कितना है, समझ में आ रही है मेरी बात? बोर्ड पर लिखिए, बोर्ड पर देखिए एक बार। सबसे पहले लिखिए ए, आप डेस लगा दो इसको। ए, आजादी के समय, आजादी के समय सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान, आजादी के समय सर्वाधिक योगदान, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वहीं पे फोकस कर रहा हूं। आजादी के समय, आजादी के समय सर्वाधिक योगदान, योगदान कृषि क्षेत्र का था, कृषि क्षेत्र का था, कृषि क्षेत्र का था। सर्वाधिक योगदान किसका था? कृषि क्षेत्र का था। डेस लगाकर लिख दो, 50% से अधिक, 50% से ज्यादा। समझ में आ गई मेरी बात? 2 नंबर डालकर या बी डालकर लिखिए, बी डालकर लिखिए, वर्तमान में सर्वाधिक योगदान, वर्तमान में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान, डेस लगा दो, डेस लगा दो। 1 नंबर पर डाल, नीचे की लाइन में 1 नंबर डालकर लिखो सेवा क्षेत्रक। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्रक का। 2 नंबर डालकर लिखो उद्योग क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्र या द्वितीयक मान लो, है ना, उद्योग क्षेत्रक। और 3 नंबर डालकर लिखो कृषि क्षेत्रक, यानी सबसे कम योगदान किसका है? कृषि का। समझ में आ रही है मेरी बात? सेवा क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक और कृषि क्षेत्रक। नीचे नोट डालकर लिखो, नोट डालकर लिखो वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्रक का योगदान, जीडीपी में सेवा क्षेत्रक का योगदान, सेवा क्षेत्रक का योगदान, का योगदान, कोमा लगाकर लिखो, कोमा लगाकर लिखो कृषि एवं, क्या लिखा आपने? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना। वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्रक का योगदान, वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्रक का योगदान, योगदान, कोमा आगे लिखो कृषि तथा उद्योग, कृषि तथा उद्योग, उद्योग दोनों क्षेत्रक, दोनों क्षेत्रक, क्षेत्रक के योगदान से, के योगदान से भी अधिक है, से भी अधिक है, से भी अधिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रकों में जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा अकेला सेवा क्षेत्रक में उत्पादन हो रहा है। जीडीपी मतलब कुल कितना उत्पादन हो रहा है, यही कह सकते हैं अपन। तो कुल जितना उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? सेवा क्षेत्रक। पहले कौन कर रहा था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय कौन कर रहा था? कृषि क्षेत्रक। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आ गया? यहां से कोई क्वेश्चन आए तो अब हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए रोजगार में, रोजगार में, रोजगार में क्षेत्रवार योगदान, द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में क्षेत्रवार योगदान, योगदान लिख दिया। इसमें डेस लगा दो, डेस लगा दो, ए डालकर लिखो, ए डालकर लिखो आजादी के समय, आजादी के समय
आजादी के समय कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 70% था। मतलब 70% लोगों को काम धंधा कहां मिलता था? कृषि क्षेत्र में, ठीक है ना। 70% था, जो कम होता हुआ वर्तमान में 50% से थोड़ा सा कम, वैसे एग्जैक्ट 48.9% है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता एग्जैक्ट, है ना। क्या लिखोगे? जो कम होता हुआ 50% से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? पहले 100 लोगों में से 70 लोगों को काम कहां मिलता था? कमाई कहां से करते थे? कृषि क्षेत्र से। अब 50% लोग कहां से कमाते हैं? कृषि से। यानी कि लोगों का रुझान कृषि से दूसरे उद्योग और सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ा है, ये कह सकते हो आप। पक्का? ठीक है। नीचे लिखिए सेवा और उद्योग क्षेत्रक, सेवा और उद्योग क्षेत्रक दोनों का योगदान किसमें? अपन रोजगारों की बात कर रहे हैं अभी, है ना। दोनों का योगदान कृषि क्षेत्र के लगभग बराबर है, कृषि क्षेत्र के लगभग बराबर है। धन्यवाद।